Unacademy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के एनसीईआरटी के सीरीज में। मैं संजीव श्रीवास्तव जो छठे से 12वें क्लास के भूगोल के एनसीईआरटी को आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। इसके पहले आपने छठे क्लास के 3 चैप्टर्स का क्लास किया हुआ है, अर्थात उसका वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा। आज हम लोग चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां, अर्थात मोशंस ऑफ द अर्थ। देखो, इसमें जो पिक्चर दिया गया है वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा बेहतर समझ के लिए संप्रेषण, ताकि बेहतर से बेहतर हो सके, आपकी समझ बेहतर हो, ताकि आप परफॉर्मेंस के लेवल पे आ सके, तो कुछ बाहर से आउटसोर्सिंग करके भी पिक्चर्स को लाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सन है, सूर्य। सूर्य, अब इस सूर्य के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियों को यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में, आरेख में। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पहले अपने अक्ष पर यूं घूर्णन कर रही है। ये घूर्णन वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसके पहले के चैप्टर्स में भी, अर्थात जब आपसे अक्षांश देशांतर पढ़ा रहे थे या पृथ्वी की ताप पेटी पर जब आए थे, उस समय भी मैंने इसकी चर्चा की थी। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है तो घूर्णन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको रोटेशन कहते हैं, इंग्लिश में। और जब पृथ्वी एक निश्चित ऑर्बिट अर्थात कक्षा पर वो परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है सूर्य का, तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थात ये रोटेशन है अपने अक्ष पर घूमने का। ये चंद्रमा भी इसी प्रकार से कर रहा है। और ये पृथ्वी का ऑर्बिट अर्थात परिक्रमा पथ है, ये फिक्स है। ये ओवल शेप में होता है। ओवल का तात्पर्य है अंडाकार। ये बिल्कुल वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होता, ये ओवल शेप में होता है। अब एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं हैं कि आखिर ये घूर्णन या परिभ्रमण क्यों होता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि डिसिप्लिन का ध्यान हम रखेंगे, अनुशासन में ही आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएं ताकि आप में एक तर्क या एक कोरिलेशन का समायोजन भी आ सके, आप उस स्तर पे तैयार हो सके। तो बेसिकली किसी भी खगोलीय पिंड में प्रायः 2 प्रकार की गतियां होती हैं। प्राय इसलिए कह रहा हूं कि सब में नहीं होती। जैसे जो ब्लैक होल्स हैं, अब इसकी चर्चा तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो ब्लैक होल्स अपने अक्ष पर घूर्णन तो करता है, मीन्स रोटेशन, लेकिन वो रिवोल्यूशन किसी का नहीं करता, अर्थात उसका कोई ऑर्बिट चक्कर लगाने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो उल्का या उल्कास्म है या जो क्षुद्रग्रह हैं, उनमें परिभ्रमण अर्थात रिवोल्यूशन का गति तो पाया जाता है, परंतु प्रायः रोटेशन नहीं होता। हालांकि कई ऐसे भी उल्का या क्षुद्रग्रह हैं जिनमें रोटेशन होता है, परंतु प्रायः जो तारे और ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रह हैं, उनमें ये दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जिनको हम घूर्णन और परिभ्रमण कहते हैं, अर्थात अक्ष पर घूमना और चक्कर लगाना। तो ये गतियों के चैप्टर में इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये इसी को देख पा रहे होंगे आप, ये घूर्णन करती हुई पृथ्वी यूं चलती है। अब देखो, घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार 24 घंटे में घूम जाती है। एक बार 24 घंटे में घूम जाती है। इसकी तकनीकी आधारित चर्चा भी हम अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में किए थे कि कैसे या क्यों पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि किसी भी सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, और ये फिक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। पृथ्वी के ध्रुव को अगर एक सर्कल मान लें तो 360 देशांतर रेखाएं होंगी, और वो 24 घंटा में चूंकि पार करती है पृथ्वी, मतलब एक बार रोटेट कर जाती है, तो एक देशांतर रेखा को सूर्य के उसी बिंदु के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगेगा। स्पष्ट हो गया होगा। बेसिकली ये दोहराव है। तो इस पिक्चर से भी स्पष्ट है कि पृथ्वी किस प्रकार से परिभ्रमण और साथ में घूर्णन दोनों ही कर रही है। इसमें सीजन्स का चेंज भी होगा। इस तस्वीर में स्पष्ट है, जैसे 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य के ऊपर, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर, वैसे ही 23 सितंबर को भी होता है, तो इसको विषुव कहते हैं। ये आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तस्वीर बस रोटेशन अर्थात घूर्णन और रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब गतियों के थोड़ा कंटेंट पे भी चलते हैं। तो देखो, बिल्कुल स्पष्टता से लिखा हुआ है कि पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। यहाँ पे हेडिंग होगा और इस तरफ मैटर है।
पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां हैं, पहला है घूर्णन रोटेशन और दूसरा है परिभ्रमण अर्थात रिवोल्यूशन। ये घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण या रिवोल्यूशन। घूर्णन किसको कहते हैं? तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है, गोल गोल लट्टू की तरह, तो उसको कहते हैं घूर्णन। और जब एक निश्चित कक्षा में ऑर्बिट में सूर्य का परिक्रमा करती है तो कहते हैं परिभ्रमण। ये दोनों ही परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्टता के साथ सरलतम शब्दों और भाषा के अंतर्गत आप तक संप्रेषित किया गया है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन इसकी प्रक्रिया और साथ में इसके प्रभाव को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं सिंपली एक क्वेश्चन करूं कि दिन और रात क्यों होता है, तो उत्तर होगा घूर्णन। मीन्स डे एंड नाइट इज द रिजल्ट ऑफ रोटेशन, बट ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट अर्थात दिन और रात के अवधि में अंतर, ध्यान दीजिए, दिन और रात होता है घूर्णन के कारण, लेकिन दिन और रात की अवधि में अंतर होता है परिभ्रमण के कारण। और स्टूडेंट्स अक्सर यहां कंफ्यूज करते हैं। इस डीप लेवल पे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी को इस चैप्टर को अब लोग हम पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो मैंने कहा ही था हम अनुशासन का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा और गहनता से पढ़ लें ताकि आप में इंटरेस्ट भी लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, और साथ ही साथ आप उन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद यूपीएससी में पूछे गए काफ़ी हद तक प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते। तो रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अब आगे उसके प्रभावों पर हम चलते हैं, है ना। देखो घूर्णन गति के प्रभाव, तो घूर्णन क्या है क्लियर है। इस तस्वीर को देखो, ये एग्जैक्टली घूर्णन की प्रक्रिया को दर्शाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसी से दिन और रात होता है। यहां तक कि पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, यह भी बिल्कुल इसी घूर्णन के कारण होता है। तो घूर्णन गति के प्रभाव, देखो पहला पॉइंट है दिन और रात का होना, अवधि में की चर्चा नहीं है, डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। और दूसरा है कॉरियोलिस बल, ये जरूर आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डालेंगे, ये होता क्या है कॉरियोलिस बल। तो दिन और रात का होना, कॉरियोलिस अर्थात विक्षेपक, इंग्लिश में कहते हैं, कॉरियोलिस को तो कॉरियोलिस ही कहते हैं, विक्षेपक इंग्लिश टर्म होता है डिफ्लेक्टिव। मीन्स कॉरियोलिस और डिफ्लेक्टिव फोर्स वुड बी इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये दो इंपैक्ट्स हैं। अब इसमें दिन और रात का होना, तो दिन और रात से और भी चीजें कुछ कंसर्न होंगी, वो आगे हम बताते हैं आपको, है ना। तो पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन गति के कारण इसके विभिन्न भाग सूर्य के सामने होंगे, अर्थात जो सूर्य के सामने होगा उस पर प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा तो प्रकाशित होगा, तो दिन होगा। और पीछे का भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा, अर्थात सामने का आधा भाग जो प्रकाशित होगा वो दिन है, और पीछे का आधा भाग जो अप्रकाशित अर्थात अंधेरा का पक्ष, अंधेरा होगा जहां पर, वो क्या होगा, रात। हालांकि इसमें एक विसंगति यह भी है कि उजाला पक्ष को तो हम दिन कहते हैं और अंधेरा पक्ष को रात, लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से भी दिन कहते हैं। जैसे एक दिन, तो एक दिन में दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। क्लियर है। डे मीन्स लाइटेड, तो जो सूर्य के सामने का पृथ्वी का भाग होगा, प्रकाशित भाग, जहां सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, वो दिन हुआ, और उसके पीछे का जो अंधेरा भाग होगा वो रात्रि होगी। तो दिन और रात पृथ्वी के इसी घूर्णन के कारण से होते हैं। क्लियर हो गया। तो सूर्य के सामने से गुजरना, सूर्य के पीछे जाना, ये घूर्णन के कारण ही होता है। अर्थात सूर्य सामने होगा या सामने नहीं होगा, ये दोनों प्रक्रियाएं भी घूर्णन से ही संबंधित है। अब इसमें क्या है, ये घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है। अब इस पे थोड़ा सा आंकड़ा जो और भी है मॉडल के साथ आपको बताएंगे। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूर्णन कर लेती है, तो इसी 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही होगा। अब देखो, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, परिभ्रमण प्लस अक्ष पे झुका होना। लेकिन दिन और रात जो होगा, डे एंड नाइट जस्ट, वो किसके कारण से होगा, घूर्णन कारण से होगा। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो दिन और रात की अवधि हमेशा 12 घंटे ही होती पृथ्वी के किसी भी भाग पर। लेकिन चूंकि पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में परिभ्रमण करती है, ये आगे फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, समझाएंगे। तो घूर्णन क्लियर हो गया, दिन और रात का होना ये 24 घंटे में होता है, इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है। अब मुद्दा है ये, आखिर कॉरियोलिस या विक्षेपक बल क्या है। तो देखो, दिन और रात का सामने होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वहां दिन होगा, है ना।
जबकि सूर्य के विपरीत दिशा वाले भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उसे हम क्या कहेंगे? रात, है ना। जिससे वहां पृथ्वी घूर्णन का यहां पे जिससे वहां दिन नहीं, ये हो जाएगा रात। ये मिस प्रिंटेड है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया रात। रात होता है। यह पृथ्वी के घूर्णन के प्रमुख प्रभावों में से एक है। देखो, दिन और रात स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में आ जाता है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्लेक्शन? ये विक्षेपण क्या है, ये कॉरियोलिस क्या है, या फेरल्स लॉ क्या है, तो इसको भी जान लें, है ना। तो देखो, पृथ्वी का जो प्रतिरूप है, मॉडल, ये है ग्लोब। अगर मान लो सामने सूर्य है आपकी कैमरे की तरफ, तो इधर से जब प्रकाश आएगा तो पृथ्वी का ये आधा भाग प्रकाशित होगा, तो ये दिन वाला होगा, और पीछे का यह भाग जो अप्रकाशित होगा, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी, वो क्या होगा? रात। तो अब 12 घंटे में ये पीछे वाला आगे आ जाएगा, ये दिन हो गया, और दिन तो हमेशा इधर ही होगा, लेकिन पीछे वाला, जैसे सपोज करो अभी तुम्हारे सामने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, तो ये दिन में है, तो भारत की तरफ क्या होगा? रात होगा, एशिया की तरफ। तो जब 12 घंटे के बाद ये भारत वाला पक्ष सामने आ जाएगा, है ना, ये अपना भारत है, तो ये दिन में आ गया, और दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका चले गए रात में। तो ये दिन और रात इसी घूर्णन की प्रक्रिया से चलता रहता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताया, समझाया है कि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम को मैंने शॉर्ट में लिखा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए पूर्व में सूर्योदय ये फिक्स है, और पश्चिम में सूर्यास्त, मीन्स सन्स राइज वुड बी इन द ईस्ट, बिकॉज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व में सूर्योदय होगा और पश्चिम में सूर्यास्त। तो अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उल्टा कर दें, तब क्या होगा? ऑब्वियसली, तो फिर सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, अर्थात तब पश्चिम में सूर्योदय और पूर्व में सूर्यास्त होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये भी इसके निष्कर्षों में है, इसके प्रभावों से कंसर्न है। क्योंकि ये पहले आपको बता चुके थे, इसलिए पॉइंट के तौर पे इस पर मेंशन नहीं था, लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तो मुझे लगा इसको जोड़ के बता दूं, है ना। अब मुद्दा है कॉरियोलिस फोर्स या डिफ्लेक्टिव फोर्स। जब बचपन में, चूंकि अब की पीढ़ी आजकल लट्टू वगैरह नहीं नचाती, अब तो सब कोई मोबाइल से ही खेलता है, मोबाइल से ही दोस्ती हो गई है, दोस्त भी घटने लगे हैं, रिश्तेदार घटने लगे हैं, मतलब रिश्ते तो हैं, एक तो जनसंख्या भी उस प्रकार से परिवार में, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है, प्रक्रिया है, वो टूट रही है, लेकिन साथ ही साथ अब दोस्त या रिश्तेदारों से ज़्यादा महत्व हम मोबाइल को देने लगे हैं। मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जीवन साथी की तरह हो गया है, और उसको बिना भूले हम चार्ज करके भी रखते हैं, जैसे लगता है कि हम अपने आप को ही चार्ज कर रहे हैं। एनीवे, तो लट्टू को आप देखेंगे अभी भी गाँव में बच्चे जब घुमाते हैं और हाथ पे लेते हैं और कान के पास ले जाते हैं, तो देखते हो हवा काट रहा है। या जब किसी भी चीज को आप रोटेट कराओगे, जैसे लट्टू देखो ऐसे ही घूमता है, एज्यूम करो लट्टू ऐसे ही घूमता है, जैसे लट्टू की एक कील है यहाँ पे, ऐसे जब कान को ले जाओगे तो ये हवा देगा। क्यों देगा? क्योंकि जब इसको घुमाओगे तो यहाँ पे जो हवा है वो यूं यूं बाहर की ओर निकलना शुरू होगा, अर्थात इसको हम क्रियाविधि के अंतर्गत कहेंगे केंद्रा अपसारी या केंद्रा प्रसारी, अर्थात केंद्र से बाहर जाना। ये सरफेस से बाहर जा रहा है ना, जब इसको घूर्णन कराएंगे तो यहाँ की हवा या कोई भी चीज सरफेस से ऊपर की ओर विक्षेपित होने का प्रयास करेगा। गॉट द पॉइंट? इसलिए मैंने कहा कि लट्टू को जब आप कान के पास ले जाएंगे तो हवा देगा, अर्थात किसी भी गोले को या गोल वस्तु को जब उसके अक्ष पर हम घूर्णन कराएंगे तो उस पर रखी वस्तु बाहर की ओर निकलनी शुरू होगी। उसको तकनीकी रूप से कहते हैं डिफ्लेक्शन। अब ये एनसीईआरटी में इस प्रकार से नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो क्यों ना आपको बता दूं, समझा दूं।
मैंने कहा कि तभी आप में इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा कि भाई इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब इसको धारा प्रवाह से एक बार बताते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके सतह पर केंद्रा अपसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्यरत होता है। अर्थात अगर घूर्णन रोक दिया जाए तो क्या ये केंद्रा अपसारी बल कार्य करेगा? नहीं करेगा। सो इट्स एपरेंट फोर्स, ये कंडीशनल फोर्स है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए घूर्णन हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, वो द्रव्यमान का समानुपाती होता है। लेकिन जो विक्षेपक बल है वो घूर्णन से गाइड होता है। घूर्णन की गति में वृद्धि कराओगे, घूर्णन के गति में वृद्धि कराओगे तो विक्षेपक बल की मात्रा में वृद्धि होगी। घूर्णन की गति को घटाओगे तो विक्षेपक बल की मात्रा में कमी होगी। और यदि घूर्णन को बंद कर दोगे तो विक्षेपक बल भी बंद अर्थात शून्य हो जाएगा। अर्थात एक कंडीशनली अप्लाई है कि पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो विक्षेपक बल का जन्म होगा और नहीं करती तो नहीं होगा। क्लियर? अब इसको पेज पे थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं। जैसे पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तब उसके सतह पर केंद्रा अपसारी, केंद्रा अपसारी इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रा अपसारी बल कार्यरत होता है। इसी को सबसे पहली बार बेसिकली कोरियोलिस एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने मात्रात्मक रूप से स्पष्ट किया था कि ये कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के किस क्षेत्र में कितने मात्रा में या अनुपात में कार्यरत होता है। इसीलिए इस विक्षेपक बल को हम, केंद्रापसारी बल को हम, जो घूर्णन से जन्म लेता है या घूर्णन के कारण से कार्य करता है कारणवश, हम कहते हैं विक्षेपक। और उसको नाम देते हैं कोरियोलिस बल, क्योंकि सबसे पहले कोरियोलिस ने ही मात्रात्मक रूप से स्पष्ट किया था। तो केंद्रापसारी बल कार्यरत होता है जिसे विक्षेपक बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्टिव फोर्स। डिफ्लेक्टिव फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं। अब ये मैंने बता ही दिया कि इसको कोरियोलिस फोर्स क्यों कहते हैं। इसे ही कोरियोलिस बल भी कहते हैं। अब यहां तक तो मैंने बार बार बोला और समझाया। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, यह विषुवत रेखा पर 0%, अर्थात 0 डिग्री पर 0% और 90 डिग्री पोल पर 100%, अर्थात 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, यह विक्षेपक बल या कोरियोलिस बल मात्रात्मक रूप से, अनुपातिक रूप से बढ़ता जाता है दोनों ही गोलार्धों में, है ना। अर्थात यह विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री
इक्वेटर पर 0% तथा ध्रुवों पर 100% कार्यरत होते हैं, ध्रुवों पर 100% कार्यरत होते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है। और मैक्सिमम कितना होगा? 100%। तो इट लाइज 0% ऑन इक्वेटर and gradually it increases towards the pole and that lies 100% over the poles. क्लियर हो गया? अर्थात विषुवत रेखा पर 0%, क्रमशः यह ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर कितना है? 100%। क्लियर हो गया? तो नोट्स वैसे बोलने से मैंने कहा भी था कि आप लिख लेंगे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के लिख ही दिया। अब देखो, इसका एक प्रभाव यह है कि इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वायु बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बेसिकली ये कॉरियोलिस बल का प्रभाव है। घूर्णन का प्रभाव है कॉरियोलिस, और कॉरियोलिस बल का प्रभाव है वायु का उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ना। मैं लिख दे रहा हूं, इसी के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती है। मुड़कर प्रवाहित होती है। अब इसी की वजह से चक्रवात, प्रति चक्रवात की भी जो वायु है चक्रवाती हो जाती है, मतलब चक्रीय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसके वजह से विक्षेपक, रिफ्लेक्टिव या कॉरियोलिस बल इसका दो प्रभाव है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में, मैं गोलार्ध केवल लिख दे रहा हूं, गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध में वायु दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वायु बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होते हैं। क्लियर हो रहा है? मैं प्रवाहित लिख ही दे रहा हूं ताकि पूरा हो जाए सेंटेंस। प्रवाहित यानी प्रवाह क्रम में दिशा में जो संशोधन होता है ऐसे होगा। और दूसरा, इसी के कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, वायु का चक्रीय प्रवाह होता है। क्लियर हो रहा है सबको?
अर्थात अगर पृथ्वी के घूर्णन को रोक दिया जाए तो क्या वायु का चक्रीय प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो क्या चक्रवात बनेंगे? नहीं बनेंगे। मीन्स एक चेन ऑफ रिएक्शन के तौर पे इंपैक्ट्स कवर अप हो रहे हैं, कंसर्न हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। अब मेन कोर्स में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी बड़ा एंजॉय भी करते हैं क्योंकि थोड़ा साइंस बेस्ड और टेक्निकल सब्जेक्ट भी है ये, और खासकर जब सीधे सीधे समझ में ना आए लेकिन चीज़ों को जोड़ करके सूत्रबद्ध कर दिया जाए और सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस वहीं से आएँ, जिसको आप बना के आएँ, तब आप उस स्टडी को, सब्जेक्ट को एंजॉय भी करते हैं, है ना। तो अब एनसीईआरटी के दायरे से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग निकल चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था डिसिप्लिन का ध्यान हम लोग रख के चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रभावों से कंसर्न हैं, जो मैंने लिख के बता दिया आपको, है ना। फिर से एक बार हम बताते दिखाते वहाँ पे कि सीधे घूर्णन के प्रभावों में जो चीज़ें थी, 2 दिन और रात का होना और कोरियोलिस बल का प्रभाव। इन कोरियोलिस बल के प्रभावों में ये कंसर्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वायु दाहिनी ओर मुड़कर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती है। उसके प्रभावों को भी मैंने डिटेल में लिख के बता दिया कि भाई विक्षेपक बल क्या है, कोरियोलिस बल क्या है, कहाँ पर कितना ये अप्लाई होगा या अप्लाइड होगा या लागू होगा या कार्यरत होगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक रेडीमेड तरीके से पॉइंटेड कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको भी मैंने बाइफरकेट करके पढ़ा दिया। अब यहाँ से यह भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि क्या पृथ्वी का घूर्णन न हो तो चक्रवात बनेंगे? नहीं बनेंगे। प्रति चक्रवात नहीं बनेंगे। क्या उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। दक्षिणी गोलार्ध में वो भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब का सब यहाँ पे कंसर्न है। अब चलते हैं हम लोग कि दिन और रात में क्या कैसे होता है। अब देखो, ये अक्षीय झुकाव को दिखाता है। अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता, अर्थात 90 डिग्री ये होता, तो देखो ये सामने होता दिन, ये डे लिखा हुआ है दिन, और इधर होती रात। आ रहा है समझ सबको? इधर होती रात। तो ओवरऑल सामने सूर्य का जो है दिन और पीछे वाला रात। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कहें, क्रियाविधि कहेंगे बेसिकली, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो एक बात समझने का प्रयास करना कि अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो इधर का रात है, तो 12 घंटे के बाद ये इधर आ जाता, तो इधर ये वाला दिन में आ जाता और ये वाला उधर जब चले जाता तो रात में चला जाता। बट द mechanism how it would be changed, look it how it would look। अब ये देखो पोल तो यहां पर है, 66.5 डिग्री का कंसर्न यहां ऐसे बनेगा, पोल तो यहां पर है ना, तो ये हो गया 66.5 डिग्री। ये सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, नॉर्थ। तो ये अगर मान लो ए है और ये बी है, चूंकि ध्रुव अक्ष पे पृथ्वी झुक गई तो जो पोल है वो चेंज कर गया। पोल जब चेंज किया, देखो पोल ये यहाँ पे आ गया, तो इक्वेटर भी उसी के अनुरूप झुक गया 90 डिग्री से, है ना। तो अब ये ए भी दिन में है और बी भी दिन में है, इसीलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। बिकॉज यहाँ मध्यरात्रि से, मान लो नॉर्वे इस घुरे के अंदर में है, तो रात तो होगा ही नहीं, दिन ही दिन रहेगा। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होगा, ये एरियाज कंप्लीट रात में ही रहेंगे। इसीलिए मैंने इसके पिछले क्लास में बताया था कि 6 महीने के दिन या 6 महीने की रात होगी ध्रुवों पर, और ध्रुवीय प्रदेश में अर्थात 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच 2 से 6 महीने का दिन या 2 से 6 महीने की रात, साथ में सूर्य की किरणों का तिरछा होना। ये सब कंसेप्ट आपको पहले इसके पहले वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूं, है ना। तो इस अक्षीय झुकाव की वजह से दिन और रात की अवधि में अंतर आना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ सीजन्स का चेंज होगा। कैसे होगा, अब ये सोचिए। तो घूर्णन आप पढ़ चुके, बीच में अक्षीय झुकाव भी कंसर्न होगा, संबंधित होगा, इसलिए मैंने बता दिया ये है कैसे, और सीजन्स कैसे चेंज हो गए या क्या क्या प्रभाव है पृथ्वी के परिभ्रमण का, अब थोड़ा ये पढ़ते हैं, जानते हैं। ये अक्षीय झुकाव आपको समझ में आ गया होगा, दिन और रात की अवधि से क्या इसका अंतर संबंध है, यह भी समझ में आ गया होगा। एक पिक्चर और है जो दोनों को बहुत अच्छे से कोरिलेट करता है, ये देखिए। यह रोटेशन अर्थात घूर्णन की बात कर रहा है। घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है, 24 घंटे को ही हम एक दिन कहते हैं, है ना। और दिन और रात अर्थात दिन और रात की जो घटनाएं हैं वो किससे घटती हैं, घूर्णन से। और ये देखो, ये भी दर्शाया जा रहा है
अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने को ही घूर्णन कहते हैं। नाउ इट्स रिवोल्यूशन, ये सन है, ये पृथ्वी है और ये रिवॉल्व कर रही है, अर्थात परिभ्रमण कर रही है, तो इसको कहते हैं परिभ्रमण, है ना, परिक्रमा। ये पूरा होता है 365 दिन में, लेकिन ध्यान रखना है ये व्यवहार में होता है 365 दिन 6 घंटा। ये 6 घंटा हम हमेशा लिखते नहीं हैं, लेकिन यही 6 घंटा, चूंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, स्पष्ट किया हुआ है, और 6 चौके 24, यानी चौथे वर्ष ये 6 घंटा हो जाएगा 24 घंटा एक दिन। इसलिए चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, और उस वर्ष फरवरी जो है 28 के बजाय 29 दिनों का होता है, क्योंकि 6 घंटा काउंट करने में त्रुटि आएगा, तो चौथे वर्ष इकट्ठा काउंट करके हम एक दिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 365 लिखा हुआ है, बट व्यवहार में कितना है? 365 दिन 6 घंटा। इसको क्या हम कहते हैं? 1 ईयर, है ना। इससे सीजन्स का चेंज होता है, अर्थात ऋतुओं का परिवर्तन होता है। साथ ही साथ अब देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया? दिन और रात की अवधि में परिवर्तन, यानी यहां पे मैं फिर एक चीज लिख दे रहा हूं, पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव, मीन्स इंपैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका पहला होगा ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुएं 4 हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, इसके बाद हो जाएगा शरद ऋतु, मैं क्रम से लिख दे रहा हूं, फिर हो जाएगा शीत ऋतु, फिर हो जाएगा बसंत ऋतु। ये सूर्य के लोकेशन से कंसर्न होता है, या सूर्य का जो लोकेशन है, अवस्थिति, लंबवत अवस्थिति, वो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिभ्रमण से ही परिवर्तित होता है। ठीक है। दूसरा इसका इंपैक्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो है दिन और रात की अवधि में अंतर, दिन एवं रात की अवधि में अंतर, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। कहीं पर दिन लंबा होगा, कहीं पर दिन छोटा होगा। ऐसे आपको पता होगा कि गर्मी की ऋतु में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, और शीत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है, अर्थात दिन और रात की अवधि का लंबा या छोटा होना, लघु होना या बड़ा होना या बहुत बड़ा होना, ये निर्भर करता है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी के परिभ्रमण पर। हालांकि मुख्य कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और उस समय अधिकांश विद्यार्थियों से बना भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हैं, और दोनों ही ऑप्शन थे जिनमें चुनना एक को था। अक्सर विद्यार्थी कई बार परिभ्रमण को फेवर कर देंगे, जो पढ़े उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़े उनको तो हवा ही नहीं लगेगा। तो ये प्रश्न यदि आ चुका है, इसका मतलब है, सोचो एनसीईआरटी जैसे बुक से और छठे क्लास में है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन को पिक कर रही है ना। हालांकि उतने डीप में एनसीईआरटी में नहीं है, छठे क्लास में कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन आगे भी तो आप ये पढ़ने वाले हैं। आप छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 इतनी पुस्तकें पढ़ेंगे, और भूगोल एनसीईआरटी का कम से कम जरूर आपको पढ़ना है। बाकी विषयों को आप 9, 10 से भी कवर अप करें तो चल जाता है काम, लेकिन भूगोल को बिल्कुल नहीं, क्योंकि खासकर जो प्रादेशिक भूगोल है वो तो छठे, सातवें, आठवें में ही डिटेल में है, वो भी पुराने वाले में। और मैंने आपको बताया भी था कि पुराने वाले एनसीईआरटी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो परिभ्रमण का जो प्रभाव है ये क्लियर हो गया, क्या है ये क्लियर था, उसका प्रभाव क्या है ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई होंगी। अब देखो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, एक जस्ट लाइक चर्चा, परिचर्चा, पृथ्वी यदि घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के सामने वाला पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, तापमान बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जबकि पीछे वाले भाग में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ पर तापमान घटते घटते -200 से 400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
माइनस, अर्थात वायुमंडल के बावजूद पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो उष्मा बजट का संतुलन प्रक्रिया है वो दिन और रात के निरंतर होने से गाइड होता है या उसी की वजह से कार्य करता है। यदि पृथ्वी स्टैटिक हो जाए अर्थात स्थिर हो जाए अपने अक्ष पर, घूर्णन न करे, तो तापमान एकाएक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता ही जाएगा और 300-400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो किसी भी प्रकार से जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। घूर्णन का यह पक्ष पृथ्वी पर जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है, अर्थात पृथ्वी, मैंने पहले चैप्टर में बताया था सौरमंडल और पृथ्वी में, कि पृथ्वी का जो अवस्थिति है वो पृथ्वी पर जीवन के प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। अर्थात पृथ्वी सूर्य की ओर जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा, इस परिस्थिति में भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, और दूर जाएगी तो तापमान घट जाएगा, इस परिस्थिति में भी जीवन संभव नहीं है। अर्थात पृथ्वी का यह अवस्थिति पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने का सबसे बड़ा आधार है। और अब आपको एक चीज और पता चला होगा कि अगर घूर्णन न हो तो इस लोकेशन के बावजूद, अर्थात मरकरी और वेनस अर्थात बुध और शुक्र के बाद जो पृथ्वी है, बुध और शुक्र के बाद अर्थात मंगल और शुक्र के बीच में होने के बावजूद जो एक आदर्श अवस्थिति है, पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हो पाता यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती। स्पष्ट हो गया? अब इसको जोड़िए। मैंने पहले भी कहा था, एक कोटेशन में यूज करता हूं, थिंक विदाउट इंक। पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ लिखिए भी, नोट्स भी बनाइए, सोचिए उस पर उसका इम्पैक्ट और क्या क्या हो सकता है। और यूपीएससी इस प्रोसेस को चाहती है कि आप करें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से कंसर्न होकर के पूछा जा रहा है। तो उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, फिर दूसरे भाग में ठंड बढ़ता जाएगा, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने प्रश्न के तौर पर इसलिए दिया है ताकि आप जाने, सोचें और अंतर संबंधित करें, जिसकी आवश्यकता है ना। अब चलते हैं हम लोग पृथ्वी का परिभ्रमण। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने लिख दिया है। परिभ्रमण जो एक फिक्स ऑर्बिट पर है, 1 वर्ष या 365 दिन, अब ये तो सब कोई जानता वैसे ये भी होगा, 6 घंटे में पूरा करती है। मतलब 365 दिन और 6 घंटे, यही 6 घंटा एक वर्ष में, मतलब एक दिन में, एक वर्ष में 6 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, तो चौथे वर्ष में 6 चौके 24, तो एक दिन बढ़ गया, तो वो हो जाएगा लीप ईयर, अर्थात चौथे वर्ष 366 दिन का होगा। फरवरी 28 के बजाय 29 डेज की हो जाएगी, इसको कहते हैं लीप ईयर। क्लियर हो गया? तो एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद, ये सब ऋतुएं आती हैं, है ना। इसका ये हाशिया नहीं होगा, ये अक्षीय झुकाव होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, अक्षीय झुकाव मीन्स अर्थ टिल्ट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्लियर है? अब ये जान लीजिए, अपने अक्ष पर ये अक्षीय झुकाव, हालांकि ये सब मेन कोर्स में डिटेल में हम लोग बताएंगे, ये 23.5 डिग्री है। और जो कोणीय झुकाव है, क्योंकि अक्ष शीर्ष से मापा जाता है, कोणीय झुकाव ये 66.5 डिग्री है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये 66.5 कहाँ से आ गया। बेसिकली बेस से 90 डिग्री का एंगल होता है लंब पर, तो अगर 90 डिग्री में 23.5 डिग्री निकालेंगे तो कितना बचेगा? 66.5। तो अक्ष होता है टॉप पर, अक्ष मतलब जो पोल को मिलाने वाली रेखा है वही काल्पनिक अक्ष थी ना। तो अक्षीय झुकाव ऊपर से काउंट करेंगे 23.5 डिग्री है, और नीचे से जब कोणीय झुकाव जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। इसको ऐसे देखो, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यही बेस हो गया, ये लंब हो गया। अक्षीय झुकाव ऊपर से काउंट करेंगे तो पृथ्वी अक्ष पर कैसे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये कितना है? तो ये वाला कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। तो यही हो जाएगा कोणीय झुकाव, और 66.5 और 23.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिक्स से कंसर्न है, लेकिन बहुत सरलतम है, और सरलतम प्रकार से मैंने आपको बताया और संप्रेषित भी किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है और कोणीय झुकाव 66.5 डिग्री है। एनसीईआरटी के दायरे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बट बता रहे थे तो सोच बता ही दे। अब देखो सीजन का चेंज कैसे होता है, तो सिंपल, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कर्क रेखा है अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ,
इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहां पर सूर्य 21 जून को होता है, जिसको कहते हैं समर सोलेस्टाइस, और तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। इस पिक्चर में दिखाया गया है ये। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि गर्मी होगा तो उसी समय दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु। फिर क्या होता है कि सूर्य दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू होता है। तो ये 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा। 21 जून के बाद सन फिर वर्टिकल होता है इक्वेटर पर, वो डेट होता है 23 सितंबर। देखो सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। थोड़ा सा टेक्निकली और बता दें, आप इसको नोट्स में बना लीजिए, ले लीजिएगा। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और साथ ही सबसे छोटी रात होगी। इसका उल्टा कर देना है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर हो रहा है? फिर जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा 23 सितंबर को, इसको कहते हैं शरद विषु, क्योंकि ये शरद ऋतु में आता है। शरद विषु तो ना गर्मी होगा ना ठंडा होगा। अभी आने वाला है, अभी हम लोग अगस्त में हैं, 23 सितंबर को ये होगा। मानसून का उसी के साथ लगभग समापन भी होगा, है ना। तो 23 सितंबर को इसको बोलेंगे शरद विषु। शरद विषु इक्विनॉक्स होता है इंग्लिश में, ये होता है 23 सितंबर को। क्लियर हो गया? फिर जब मकर रेखा की बात करेंगे अर्थात 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, जब सन इस पर लंबवत होता है तो कहते हैं मकर संक्रांति, है ना। ये होता है 22 दिसंबर को। तो 23 सितंबर के बाद क्या होगा? 22 दिसंबर। तो उस समय भारत में क्या होता है? शीत ऋतु। रिकॉल करिए आप। तो इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। तो उसका उल्टा कर देना है, अर्थात जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा। ठीक उसी प्रकार से इसका उल्टा कर दो तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। फिर इसके बाद सन उत्तरायण होना शुरू होता है और 21 मार्च को फिर से सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इसको कहते हैं वसंत विषु। मैंने इस कंसेप्ट को इसके पहले भी डिस्कस किया था, बसंत पंचमी से जोड़ करके। तो विषु 2 बार होगा, अर्थात सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत 2 बार होगा वर्ष में, और इसीलिए प्रायः विषुवत रेखा के आसपास ही सूर्य होता है, अर्थात मकर रेखा पर लंबवत हो या कर्क रेखा पर, वो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के तो पास ही में है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होगी, इसलिए उसको गर्म क्षेत्र कहते हैं, और उष्णकटिबंध का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। ये आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में, है ना। तो ओवरऑल ऋतुओं का परिवर्तन इसी प्रक्रिया से होता है, और पृथ्वी चूंकि परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे प्रत्येक गोलार्ध में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ऋतुओं के परिवर्तन के इस प्रक्रिया को थोड़ा सा सिंपल करके मैंने लिख के बता दिया आपको। पहले इसको टॉप पेटिस भी कंसर्न जब किए थे तो डिस्कस हम लोग इस पे किए थे, ठीक है। अब पृथ्वी का परिभ्रमण, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ये आपको बता चुके हैं, तो साथ में सबसे छोटी रात होगी। इसी अवस्था को उत्तरी अनांत अर्थात समर सोलिस्टाइस। अब इसको याद कैसे करोगे? तो जब 21 जून को सूर्य, भाई भारत में गर्मी होगी, तो तुम समझ लो जब भारत में गर्मी होगी तो समर सोलिस्टाइस अर्थात उत्तरी अयनांत। अयनांत मतलब उत्तरी गोलार्ध में किसी एक पर्टिकुलर रेखा पर, मतलब अक्षांश रेखा पर सूर्य लंबवत है, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दिन और रात की अवधि बराबर होगी। देखो इसको यहां लिखा हुआ है, विषु 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर या रेखा पर सीधी यानी लंबवत होती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य
की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इक्विनॉक्स। विषुव, क्लियर हो गया? तो और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, इसका उल्टा कर देना है उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात जो इसके पहले बोल के समझाए थे, इसके पहले वाले पेज पे ये देखो, है ना, इसी को यहाँ पे लिखा गया है, जिसको कि आप कोरिलेट कर लोगे। नोट्स मैंने बोला ही था बनाने के लिए, बट ये तो लिखा हुआ है ही। एक सिस्टमेटिक आप अपना नोट्स बनाना शुरू करो तो काफी फायदा भी रहेगा। अब पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, तो ये देखो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, हालांकि इसको डिटेल में समझा चुके हम कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसे अक्षीय झुकाव कहते हैं। और सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अर्थात उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के बीच में ही वर्ष भर लंबवत रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे करें कि मान लीजिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 30 डिग्री हो गया, तो सूर्य कहां तक लंबवत होगा? ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 30 डिग्री हो गया तो सूर्य 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक लंबवत होगा, क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से या कारण से ही सूर्य के लंबवत अवस्थिति में परिवर्तन होता है, और वो वहीं तक होता है जितना पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। ये डिटेल में आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब मेन चैप्टर का जो क्रक्स था वो समाप्त हो गया। अब इसी में जो अक्षीय झुकाव और परिभ्रमण है उसका प्रभाव, तो ताप पेटियों का निर्माण, ये पहले आपको पढ़ा चुके हैं हम। दिन और रात की अवधि में अंतर, ध्यान रखिएगा, ये देना जरूरी था थोड़ा। ऋतुओं का परिवर्तन, और भी कई प्रभाव हैं, परंतु एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ये सब चीज़ें स्पष्टता एनसीईआरटी में है नहीं, क्योंकि छठे क्लास के बच्चों के लिए है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर में अर्थात चौथे चैप्टर में जो पुराने वाले एनसीईआरटी में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बनाइए, क्योंकि डिटेल में समझाने की प्रक्रिया में क्लास ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो जाता है। प्रश्नों को बनवाएंगे, और कोई भी प्रश्न, क्योंकि एनसीईआरटी के दायरे से काफी ज्यादा आगे डीप में जाकर के मैंने आपको समझा दिया, यहां तक कि यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न भी अब बनने लगेंगे। तो आप प्रश्नों को बनाइए। अनअकैडमी ने आपको तैयार करने के प्रयोजन से ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, क्योंकि मैंने भी ये लंबा अनुभव किया है पढ़ाने के दौरान। चाहे विद्यार्थी दिल्ली में आके तैयारी कर रहा हो, या प्रयागराज में हो, या पटना में हो, जयपुर में हो, यहाँ तक कि बेंगलुरु और चेन्नई में भी मैंने क्लासेस लिए हैं। बस वहाँ के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ हिंदी मीडियम तो होता ही नहीं है, इंग्लिश वाले ही होते हैं। बट ऑलमोस्ट एनसीईआरटी पर विद्यार्थियों का कमांड कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं। इसीलिए अनअकैडमी ने आपके लिए स्पेशली ये कोर्स लॉन्च किया है, ताकि आप सीखें, तैयार हो। आप पहले नहीं पढ़े हैं, उसके प्रक्रिया को भी हम फिर से यहाँ पर क्रियान्वित करा करके आपको तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास भी समाप्त करेंगे। प्रश्नों को बनाइए और अपने आप को तैयारी की ओर प्रतिदिन आगे बढ़ाइए। आज ही क्लास समाप्त करते हैं, फिर से हम लोग 5वें चैप्टर में मिलेंगे कल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।